हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोमती शर्मा आज आपको पारिस्थितिकी पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी के घटक और पारिस्थितिकी की विशेषताओं के बारे में हमने स्टडी किया। और आज के इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके प्रकारों के बारे में स्टडी करेंगे। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैविक और अजैविक घटक मिलकर के एक एरिया में, ये एरिया छोटा और बड़ा कैसा भी हो सकता है, में मिलकर के क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको जलवायु, तापमान, पादप जो पादप हैं उनके निवास स्थान के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये एक तो होता है प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक जो परितंत्र है, जैसा कि आप जानते हो, जो प्रकृति से अपने आप ही जो ग्रो करता है, डेवलप करता है। दूसरा होता है कृत्रिम परितंत्र, या इसे मानव निर्मित भी हम कह सकते हैं। मानव निर्मित, जिसको बनाने में मानव ने अपना योगदान दिया हो किसी भी तरीके से। जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बाग बगीचे या फसल, जो बांध बनाए जाते हैं, या झीलें, मानव निर्मित जो झीलें हैं वो इसमें शामिल होती हैं। यही जो बाग बगीचे हैं, अगर उसमें अगर किसी मानव का योगदान नहीं होता है तो वो प्राकृतिक परितंत्र का निर्माण करते हैं। जो प्राकृतिक परितंत्र है तो उसको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला तो स्थल पर जो परितंत्र का निर्माण होता है, स्थलीय कहते हैं उसे, स्थलीय परितंत्र। दूसरा होता है जलीय परितंत्र। जो परितंत्र कहाँ पर, जलीय जीव और जंतु और जो पौधे ही मिलकर के परितंत्र का निर्माण करते हैं, उन्हें जलीय परितंत्र कहते हैं। जलीय परितंत्र। अब आपको ये बता दूं कि जो ये परितंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो इंग्लिश के इकोलॉजी शब्द से आया है। इकोलॉजी, जिसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। अर्नेस्ट हैक्कल ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ये आपको याद जरूर रखना है। अब इतना आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने कैसे स्थलीय और जलीय परितंत्र में इसको डिवाइड किया जाता है। अच्छा, स्थलीय जो परितंत्र है उसमें इसकी जलवायु, तापमान में उगने वाला जो भी वनस्पति या जीव जंतु हैं जो परितंत्र का निर्माण करते हैं उसको भी आगे डिवाइड किया जाता है। जैसे पहले है वन, उसके बाद में हम करते हैं घास के मैदान, मरुस्थल, और फिर हो गया आपके टुंड्रा वनस्पति। अभी हम आज के ये जो चैप्टर है या वीडियो है उसमें हम इसके बारे में जो वन क्षेत्र है या वन परितंत्र है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये आपका जो वन परितंत्र है उसको भी आगे इसके जीव या वनस्पति है, जलवायु जो है जो परितंत्र का निर्माण कर रही है उसको भी आगे डिवाइड किया जाता है तीन तरीके से। किस तरीके से? पहला तो है उष्णकटिबंधीय, परितंत्र। दूसरा होगा कटिबंधीय वन। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय,
वन। तीसरे आते हैं शंकुधारी वन। इन्हें हम जो पर्णधारी वन भी कहते हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है जो शीत और उष्ण का मिला जुला रूप। अभी हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय जो वन हैं उनको भी आगे डिवाइड किया जाता है दो तरीके से, दो प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। तो जो पहले हैं तो उसमें तो आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से? सदाबहार वन। सदाबहार से आपको पता चल रहा होगा, सदाबहार में जो हमेशा सदाबहार एक जैसे बने रहते हैं, अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से? पर्णपाती वन। ये कौन से वन होते हैं? पर्णपाती से आपको समझ में आया होगा। पर्णपाती मतलब जो अपने जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं? झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। उष्णकटिबंधीय जो वन हैं उनको ये जो कौन से अक्षांश में पाए जाते हैं? जो हमारा गोलार्ध है, तो जो गोलार्ध है तो भूमध्य जो रेखा है, ये भूमध्य जो रेखा है उसके कितने जो 28 डिग्री कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, और 20 डिग्री तक जो दक्षिणी गोलार्ध में ये पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है और यहाँ का जो तापमान है वो क्या होता रहता है? घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। क्योंकि जो बारिश होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? जो उष्ण हो जाता है, उमस वाला हो जाता है। इसी तरीके से जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पर पड़ती है। तो सदाबहार वनों की हम बात करें तो सदाबहार जो वन है सबसे पहले हम उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं उसके लिए पहले मुझे एक बार जो बोर्ड है वो क्लीन करना होगा। तो वैसे आपको समझ में आया होगा कि जो परितंत्र है उसको हमने कैसे डिवाइड किया। नेक्स्ट हेकल आपको जरूर से याद रखना है इसके लिए। तो हम बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। भौतिक विशेषताएं जान लेते हैं इनकी। भौतिक विशेषताएं, तो भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले ये जो वन है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो 28 डिग्री अक्षांशों में पाए जाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी जो गोलार्ध है या जो हेमिस्फीयर है उसके कौन से 28 जो डिग्री है दक्षिणी और 28 डिग्री कौन से? दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों में, अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं, मध्य ये पाए जाते हैं। दूसरा हम देखें तो जो पूरे साल भर क्या रहते हैं, इनका जो जलवायु के बारे में देख लेते हैं। जलवायु कैसी होती है यहाँ की? यहाँ की जो जलवायु है वो एक समान रहती है, एक समान। एक समान जो जलवायु है वो बनी रहती है। तापमान की अगर हम बात करें, इसमें तापमान कैसा रहता है? किन वनों में? उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनों में जो यहाँ का तापमान में आर्द्रता बनी रहती है।
आर्द्रता बना रहने का क्या रीजन है कि यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है और इसीलिए बारिश होने की वजह से यहाँ का जो जलवायु है वो भी एक जैसी रहती है और उसमें आर्द्रता बनी रहती है। यहाँ की अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी होती है, यहाँ पर लेटेराइट टाइप की लेटेराइट जो मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी है तो ये क्या करते हैं, बारिश ज़्यादा होने की वजह से इसके जो गुण होते हैं मिट्टी के वो कहाँ चले जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिससे छोटी वनस्पति यहाँ पर नहीं जो है पनप पाती है। अब हम इसके जो वनस्पति विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। वनस्पति की जो विशेषताएं हैं, तो इनकी जो वनस्पति कैसी होती है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ऊंचे जो वृक्ष हैं उनकी प्रधानता पाई जाती है। जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊंचे वृक्षों की प्रधानता, ऊंचे वृक्षों की यहाँ पर प्रधानता होती है। और जो वृक्ष हैं उनकी जो ऊंचाई है, वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ पर वृक्षों की ऊंचाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक यहाँ होती है। सेंटीमीटर तक वृक्षों की ऊंचाई रहती है। ऊंचाई तो यहाँ की जो पत्तियां होती हैं, वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं, वृक्षों की पत्तियां चिकनी होती हैं। कैसी होती हैं, चिकनी पत्तियां होती हैं, चौड़ी होती हैं, चौड़ी पत्तियां होती हैं और अपने पत्ते ये नहीं गिराते हैं, हमेशा सदाबहार बनी रहती हैं। यहाँ की जो वर्षा है, वर्षा की हम बात करें तो वर्षा पूरे साल यहाँ पर होती रहती है। वर्षा पूरे साल होती है और जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होगा यहाँ पर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो वातान की वजह से, जो वातान है उसकी वजह से धरातल पर, वातान के कारण से धरातल पर जो वनस्पति है वो नहीं पनप पाती है। वातान क्या होता है कि ये जो वृक्ष होते हैं सदाबहार होते हैं, पत्तियां भी इनकी बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये एक जो घना जो एक वन तंत्र है वो तैयार करते हैं, जिससे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं और ऊर्जा की कमी से, सूर्य के प्रकाश की जो अनुपस्थिति में जो छोटे जो जीव जो वनस्पतियां हैं वो क्या होती हैं, वो नहीं बना पाती हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो लेटेराइट जो मिट्टी है उसके जो गुण हैं वो अधिक बारिश की वजह से जमीन में नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी जड़ों वाले जो पौधे हैं वो नहीं पनप पाते हैं। तो वातान की वजह से क्या है, वातान के कारण से छोटी वनस्पति धरातल पर, छोटी वनस्पति नहीं पनप पाती। है। इसके साथ ही यहाँ पर छोटी वनस्पति नहीं पनप पाती है, लेकिन यहाँ पर अधिपादप, अधिपादप वो पादप होते हैं जो ये जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, उगते हैं और इन्हीं के ऊपर वो क्या होते हैं, जीवित रह पाते हैं। अधिपादप और कठिलताएं, लताएं यहाँ पर अधिकता में पाई जाती हैं, कि अधिकता यहाँ पर होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, कौन से जो पौधे हैं उनकी अधिकता होती है, किस टाइप के जो पौधे हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। जो पौधे हैं कौन से हैं, यहाँ पर उगने वाले जो पौधे हैं
उसमें हम देखें तो महोगनी, आबनूस, यहाँ पर उगने वाले ये प्रमुखतः पौधे हैं। अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो विशालकाय शरीर वाले होते हैं, विशालकाय शरीरधारी होते हैं और ज्यादातर किस पे, पेड़ों पर रहने वाले जो जीव हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से? पेड़ों पर रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले तथा विशालकाय जीव। कैसे? विशालकाय जीव। जैसे कौन कौन से हो गए? वो बंदर जो पेड़ों पर रहते हैं, के साथ ही हाथी, गैंडा प्रमुख जीव हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि इनका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, कि किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। कांगो बेसिन, और दक्षिण अफ्रीका के गिनी तट पर ये बहुतायत में या बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, गिनी तट, गिनी तट पर ये पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये अंडमान निकोबार, निकोबार जो किसका हिस्सा है? हमारे जो भारत है उसका हिस्सा है। निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह में दक्षिणी एशिया, भारत भी इसमें आ जाएगा। भारत, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी मध्य अमेरिका, दक्षिणी मध्य अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी, और यहाँ पर पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर आएगा। और इसके साथ ब्राजील, ब्राजील में इन्हें सेल्वास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ब्राजील, इन वनों को, ये वन है उनको साल्वस कहा जाता है। इसी के साथ ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है ये कंप्लीट होता है। आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। इसके साथ ही अब हम जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं।